लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। मेरे साथ इस वक्त एशिया के सबसे कम उम्र के रोबोटिक सर्जन गिरधर बोरा जी सीधे पिथौरागढ़ जनपद सीमांत में रहते हैं और रहने वाले जुड़ चुके हैं पिथौरागढ़ से। सर, डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है K24 न्यूज में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि हमारा जो सीमांत क्षेत्र है पिथौरागढ़ का, वहाँ जौरासी में आप जन्मे और आपने इतनी बड़ी महारत हासिल की और आपको एक फेलोशिप अवार्ड मिला है अमेरिका में, और इस समय आप कार्यरत है पीजीआई चंडीगढ़ में। आखिर रोबोटिक सर्जन जो है आप, ये है क्या रोबोटिक सर्जन? क्योंकि इसके बारे में ज्यादा तो लोग जानते नहीं है। खासतौर पर अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में बिल्कुल भी लोगों को पता नहीं है कि रोबोटिक सर्जन होता क्या है। रोबोटिक सर्जरी एक आधुनिक तकनीक है जिसके द्वारा जो सर्जन है, अगर आप मान के चले कि अगर सर्जन अपने हाथों से ऑपरेशन करता है तो उसको मरीज को में काफी बड़ा चीरा लगाना पड़ता है, क्योंकि आप हाथ को अपने अंदर लेने के लिए बड़ा चीरा लगाते हैं। बट जो रोबोटिक सर्जरी है उसके द्वारा कुछ छोटे छोटे छेदों के द्वारा ही हम रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स को पेट के अंदर डाल देते हैं और वो एक बिल्कुल सर्जन के हाथ की तरह काम करते हैं। डॉक्टर साहब, कि आप पीजीआई चंडीगढ़ में कार्यरत हैं, तो आपने जो प्राथमिक शिक्षा है वो पिथौरागढ़ से हासिल की। जौरासी आपका जो घर है, जो पैतृक गांव आपका जौरासी है, तो आपने जिन परिस्थितियों में इतना बड़ा कार्य उत्तराखंड के लिए किया है, तो आप आने वाले समय में उत्तराखंड के युवाओं को एक प्रेरणा स्रोत तो है ही, साथ ही मार्गदर्शन के तौर पर क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड की जनता को? मुझे लगता है कि हमारी भौगोलिक स्थिति जो है वो काफी कठिन है, क्योंकि अगर अपने बारे में बात करूं तो मेरे जो गांव से जो मेरा प्राथमिक स्कूल था वो 8 किलोमीटर की चढ़ाई पे था, जिसमें आपको पैदल चल के जाना है। तो हमारे लिए भौगोलिक स्थिति और सुविधाएं उतनी आधुनिक नहीं है। पर शिक्षा के क्षेत्र में पिथौरागढ़ अभी भी काफी अच्छा है। तो मेरा सभी लोगों से यही आग्रह है कि आपको थोड़ा सा अगर आप सीमांत जिले से, आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अपने आप को पढ़ाई और खेलकूद में ज्यादा इन्वॉल्व रखें। अगर आप अपने आप को खेलकूद में ज्यादा इन्वॉल्व रखेंगे तो आप जो ये नशा और नशे की प्रॉब्लम है इससे दूर रहेंगे और एक पॉजिटिव हार्मोन्स निकलेंगे और आप शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे। जी डॉक्टर साहब, पीजीआई में आप चंडीगढ़ पीजीआई में कब से हैं और कब तक आपकी पोस्टिंग रहेगी? मैं अभी पिछले 8 साल से चंडीगढ़ पीजीआई में हूँ। अभी मैं एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हूँ और हमारी जो रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स होती है। तो मुझे मेरा कार्यकाल सन 49 तक रहेगा पीजीआई। जी। अच्छा, आप वहीं रहेंगे, चंडीगढ़ में ही रहेंगे? जी जी, ये केंद्र सरकार की हमारी नौकरी जिसमें हम उसी में रहते हैं। जी जी। तो क्या अगर आप चाहेंगे कि पिथौरागढ़ में आप आना चाहेंगे, पिथौरागढ़ के लिए कुछ करना चाहेंगे, तो ऐसे में कुछ भूमिका हो सकती है आपकी? जी जी, अभी मेरी हाल ही में कुछ लोगों से बात हुई थी और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिसमें सीमांत एरिया में जो स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराएं, उसके लिए प्रोजेक्ट बद्री है। और उसके लिए जो पहला जो जिला चुना गया पिथौरागढ़ है और उसमें बेरीनाग में कुछ क्लिनिक शुरू होनी है वाली है, जिसमें कि एम्स न्यू दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ के लोग अपनी सेवाएं देंगे। तो मुझे लगता है कि मैं पिथौरागढ़ से हूँ, तो मैंने अभी विचार किया कि मैं प्रोजेक्ट बद्री के लोगों से मिल लूंगा और मैं उन चीज़ों को बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं सीमांत क्षेत्र की परेशानियों को और सीमांत क्षेत्र के संघर्ष को ज्यादा भली भांति जानता हूं कंपेयर टू जो लोग मैदानी इलाकों में रहे। तो मुझे लगता है कि मैं इस तरह के प्रोजेक्ट और सरकार से भी दरख्वास्त करूंगा कि अगर इस तरह के कोई प्रोजेक्ट हैं तो हमारे जो सीमांत क्षेत्र के लोग हैं जो चिकित्सा क्षेत्र में मैदानी भागों में काम कर रहे हैं उनको जोड़ा जाए, क्योंकि ये हमारे लिए एक अच्छा अनुभव रहेगा और मुझे लगता है कि हम कुछ बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ इस क्षेत्र की परेशानियों के बारे में ज्यादा अवगत है और हम यहाँ की लोकल भाषा भी बोल सकते हैं, जिससे कि हम मरीजों से बेटर कनेक्ट कर सकते हैं, जो कुमाऊनी या गढ़वाली भाषा है। तो मुझे लगता है कि सरकार इस तरह के जो लोग हैं जो चिकित्सा क्षेत्र में आगे हैं और सीमांत क्षेत्र से ही हैं उनके साथ कनेक्ट करे और उनको इस योजनाओं में सम्मिलित करे, जिससे कि हम भी अपने कुछ सुझाव दे सकते हैं और हम भी इसमें कुछ समय अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के अपने देश और सीमांत के लिए काम कर सकते हैं। जी
जी डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर पूरे समूचे उत्तराखंड की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य को लेकर जो हमारा सीमांत ही नहीं, पूरा उत्तराखंड ही स्वास्थ्य में कहीं पर भी नंबर वन तो छोड़िए, किसी नंबर में भी नहीं आता। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी कवरेज भी की है जहाँ पर लोग डोली में उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत खराब है, कहीं पर अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, कहीं एक्सरे की मशीन नहीं है, टाँके ढंग से नहीं लगते, डॉक्टर जो है वो बहुत अच्छी तरह से गुणवत्ता से इलाज नहीं करते। जो भी डॉक्टरों के पास जाते हैं वो रेफर कर देते हैं आगे के लिए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सरकार ने हेल्थ सेक्टर में कितना अच्छा काम अभी करने की जरूरत है और क्या-क्या सरकार को करना चाहिए? मुझे लगता है कि सरकार निरंतर प्रयास तो कर रही है, लेकिन मुझे लगता है ये प्रयास अभी हमारे क्षेत्र के लिए काफी नहीं है, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति मैदानी इलाकों से काफी अलग है। मुझे लगता है कि सरकार को स्वास्थ्य का बजट बढ़ाना होगा और जो जी, अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके लिए अच्छी सुविधाएं मुहैया करेंगी। मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर इसलिए भी नहीं रुक पा रहे हैं क्योंकि उनको हम उस तरह का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाते हैं और उस तरह की जांच के जी, उपकरण नहीं दे पाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे डॉक्टर अपने आप को हैंडीकैप्ड महसूस करते हैं और वो हुँ, अपने क्षेत्र को छोड़ के फिर मैदानी इलाकों में चले जाते हैं। अगर मुझे हम उनको अच्छी तकनीक, अच्छी जांच की सुविधाएं, अच्छी लेबोरेटरी सर्विसेज और उनके लिए अच्छा सुविधाएं दें तो वो यहाँ पर काम करने लगेंगे। और मुझे लगता है कि छोटे छोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ जी, सेंटर्स में जो जरूरी दवाएं हैं और मातृ शिशु सुरक्षा के लिए योजनाएं हैं उनको थोड़ा सा और अच्छे से उपयोग में लाएं। और मुझे लगता है कि सरकार जब इस तरह की योजनाएं बनाती है तो वो चिकित्सा क्षेत्र के कुछ अनुभवी लोगों को भी उस कमेटी में, जो कमेटी गठित होती है, उसको उसमें अपने साथ रखें, जो कि अपने सुझाव दें और इस तरह से एक नीतिबद्ध तरीके से इस प्रोग्राम को चलाया जाए। बट आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमारी अभी भी भौगोलिक स्थिति के कारण हमारी स्वास्थ्य सेवा अभी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है और एक काफी जो जी। अच्छी सुविधाएं बड़े बड़े शहरों में ही है। तो हमें, मुझे लगता है कि ग्रास रूट लेवल पे ही एटलीस्ट काम करना होगा और बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध और बेसिक दवाइयां उपलब्ध करानी होंगी। जी। जी, डॉक्टर साहब, कोरोना काल में बहुत ही भयानक रूप कोरोना ने जब लिया था, तो उत्तराखंड में वेंटिलेटर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लोग जानते भी नहीं थे। हालाँकि अब थोड़ा-थोड़ा लोगों के पास डॉक्टरों ने कहीं न कहीं अपना अप्रोच भी लगाया और सरकार की भी काफ़ी अच्छी पहल रही कि बहुत सारे अस्पतालों में वेंटिलेटर सुविधा अभी अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आप भी डीडीहाट विधानसभा से आते हैं, डीडीहाट में अगर कोई मरीज़ होता है, तो वेंटिलेटर के लिए उनको सीधा पिथौरागढ़ भेजना पड़ता है। पिथौरागढ़ में भी वेंटिलेटर की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसे में उनको हल्द्वानी शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये रास्ता बहुत लंबा है, गैप बहुत ज़्यादा है, तो इस बीच में मरीज़ दम तोड़ देता है। तो इसको, इस कनेक्टिविटी को आसान करने के लिए आप बताइए, अपनी लैंग्वेज में बताइए, अपनी परिभाषा में बताइए कि सरकार को क्या करना चाहिए, जो ये बहुत लंबा डिस्टेंस को कैसे कवर अप किया जाए? मुझे लगता है कि इससे एक सीधा साधा इसका आंसर देना मुश्किल है, बट मुझे लगता है कि अगर जो जी, आपकी समस्या आपने आगे रखी है उसके लिए सरकार एक कमेटी गठित करे जिसमें सभी वर्ग के लोग रखें, जो कि चिकित्सा क्षेत्र से हों, जो भौगोलिक स्थिति को देखते हों और जो उपकरणों को बनाने वाले लोग हैं, उन सबको मिलकर कमेटी गठित की जाए। और मुझे लगता है कि ये जो बेसिक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोवाइड किया जाए और इसका सही तरीके से उनका रख रखाव किया जाए, तो ये पॉसिबल है। और मुझे लगता है कि हमें अपनी कुछ हवाई सेवाएं भी सुदृढ़ करने की जरूरत है, जो कि जी, हवाई सेवाएं रहेंगी तो मरीज काफी जो डॉक्टर्स है वो भी मरीजों तक जल्दी पहुंच पाएंगे और मरीज भी बड़े शहरों में डॉक्टर तक जल्दी पहुंच पाएंगे। मुझे लगता है कि हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जो रोड ट्रैवल में काफी समय लग जाता है एक शहर से दूसरे शहर जाने जी, में, बिल्कुल। अगर हम अपनी हवाई सेवाओं को सुदृढ़ करेंगे तो इसमें दोनों तरह के फायदे होंगे, क्योंकि जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो हाँ, हाँ। आपके जी, जी, एरिया तक आ पाएंगे और आपके जो मरीज हैं वो जल्दी ही किसी बड़े अस्पताल में, जिनको ज्यादा आधुनिक तकनीक या आधुनिक सुविधाओं की जरूरत है, वो तुरंत एयरलिफ्ट होकर कुछ ही समय में जी, बड़े शहरों में आ पाएंगे। तो मुझे लगता है एक बड़ी समस्या कनेक्टिविटी की है। अगर हम हवाई जी। सेवा से सबको कनेक्ट कर पाए तो ये समस्या काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। जी, डॉक्टर साहब, मेरा सवाल था कि जैसे मंत्री यहाँ पर बीमार पड़ते हैं या वो चाहे क्रिटिकल नहीं भी हों, तो उनको एयरलिफ्ट करके बड़े महानगरों में उनको शिफ्ट किया जाता है, वहाँ उनका इलाज चलता है। तो ऐसे में क्या जी। सरकार कोई ऐसी योजना चला सकती है जो एयरलिफ्ट करके, जो मैं ये मामूली वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वाली सिचुएशन है, उनको क्या एयरलिफ्ट सरकार करवा सकती है?
मुझे लगता है कि ये बहुत महंगा वो होगा। अगर ऐसा ना करके, अगर हम जो हमारी सुचारू वायु सेवा है, अगर हम मेन मेन जो हमारे शहर हैं उनको भी अगर हम जी जी कनेक्ट कर पाए तो ये चीजें सॉल्व होंगी। बट जी एयरलिफ्ट मुझे लगता है कि इट्स नॉट बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसका काफी खर्चा आता है, क्योंकि अगर जो पेशेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल है उसके लिए एयर एम्बुलेंस की जरूरत है, जो काफी महंगी पड़ती है। तो मुझे जी लगता है जी। कि अगर जो एयरपोर्ट जो हमारे अभी हैं वो भी अगर हम सुचारू रूप से चला पाए तो काफी हद तक हम्म। इस समस्या से हमें निदान मिलेगा। जी सबसे बड़ी बात ये हो रही है डॉक्टर साहब कि यहाँ पर जो लोग हैं सिर्फ आर्मी पर निर्भर है, आर्मी की नौकरी करना चाहते हैं। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि अग्निवीर एक योजना सरकार लेकर आई है, उसका काफी लोग विरोध भी कर रहे हैं उसका, क्योंकि उत्तराखंड से ज्यादा लोग आर्मी में जाते हैं। तो आप जी जी। क्या कहेंगे कि इस क्षेत्र में भी कितनी संभावनाएं देखी जाती है उत्तराखंड की जनता के लिए, उत्तराखंड की युवाओं के अगर देखा जाए तो जो हमारे काफी युवा हैं वो आर्मी को प्रेफर करते हैं, और मुझे लगता है कि आर्मी एक लिए? डिसिप्लिन सिखाती है। अगर हमारे युवा, मुझे लगता है कि अगर आर्मी से डिसिप्लिन होके आएंगे और अग्निवीर बन के आएंगे, एक तो फिजिकली फिट होंगे, मेंटली भी फिट होंगे, अगर वो वापस आते हैं तो वो कुछ अच्छा ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी योजना है। अमेरिका में जो सम्मानित किया गया सर, आपने आपने जो है उत्तराखंड का सीना चौड़ा किया, गर्व किया, उत्तराखंड को गर्वान्वित किया। तो जो आपको अमेरिका में अवार्ड मिला था उसके बारे में दर्शकों को थोड़ा सा बताएं सर, विस्तार पूर्वक। ये एक अवार्ड होता है जो कि केवल एक यूरोलॉजिस्ट को मिलता है, जो कि अपने क्षेत्र में अग्रणी काम करता है, और उसको जी अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन और इंडियन अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन उनके क्षेत्र में एक अग्रणी रहने पर ये अवार्ड देती है, जो 45 साल से कम उम्र के यूरोलॉजिस्ट हैं। और मैंने जी काफी काम अपना 5 साल का पूरा काम रोबोटिक सर्जरी पे अनुसंधान और उसकी सर्जरी में लगाया है। तो उसी के फलस्वरूप जी। उन्होंने मेरे काम को रिकॉग्नाइज किया और मुझे इस पुरस्कार को दिया। जी आप एशिया के पहले व्यक्ति हैं जो सबसे कम उम्र के इतने सफल डॉक्टर हैं जिनको आपको अवार्ड मिला था। और उत्तराखंड की युवा आजकल जो है कहीं ना कहीं नशा, ताश खेलना और गांव में आवारागर्दी करना, ये सब चीजों में ज्यादा लुप्त है, बिकॉज पढ़ाई वहां पर जो है लोग करना नहीं चाहते। तो इसमें जब डॉक्टरी आपने की तो आपने पढ़ाई बहुत की होगी। क्या आपको लगता है कि सर हमारा पिथौरागढ़ क्षेत्र से भी पढ़ाई करके इस पोस्ट पर जा सकता है? जी। जी काफी अच्छे लोग हमारे, जो मैं अगर मैं अपने अपने ही समकक्ष लोगों को देखता हूँ तो हमारे बहुत सारे बैचमेट 4-5 लोग किसी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अमेरिका में काम कर रहे हैं। कुछ लोग आईआईटी और आईआईएम में भी सिलेक्ट हुए हैं, जो कि अभी यूके और अदर कंट्रीज में हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जी आप प्रयास करेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे, तो आप डेफिनेटली अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जी। डॉक्टर साहब आजकल आप छुट्टी में हैं शायद, लगता है, क्योंकि आजकल आप गांव में भ्रमण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। एक साइंस के बहुत अच्छे सफल डॉक्टर होने के बावजूद क्या ये बलि प्रथा या पूजा प्रथा में आप कितना विश्वास रखते मैं बलि प्रथा में कोई विश्वास नहीं रखता हूँ, बट मुझे लगता हैं? है जी कि एक अगर अगर आदमी आध्यात्मिक है और कुछ पूजा करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज ये एक मेडिटेशन और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी एक अच्छी चीज है। जी जी। मैंने देख रहा था डॉक्टर साहब, आप एक जगह पूजा करने गए थे और प्रसिद्ध जोरासी में मंदिर है, मैं नाम भूल रहा हूँ मंदिर का, वहां आप गए थे। आपको काफी समस्या भी आपको सामना करना पड़ा सड़क से लेकर जब आप जा रहे थे, मैंने वो तस्वीरें भी देखी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्षेत्र के विधायकों और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे K24 न्यूज के माध्यम मुझे लगता है कि अभी मैं अगर पिछले अपने बचपन और अभी को देखूं तो अभी भी काफी रोड्स का नेटवर्क तो बढ़ गया है। मुझे लगता है कि हमारे से? पास कुछ कठिनाई है, ज्यादा ज्यादा बारिश होती है, कहीं पर भूस्खलन होता है। तो मुझे लगता है कि हमारे जी पास ये समस्याएं भी हैं, और जब भी बारिश होती है तो हम्म। रोड्स फिर से खराब हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जब भी कोई रोड्स बनाता है या कुछ बनाता है तो उसमें अपना अच्छा कार्य करें, और उसमें कुछ भी अच्छा क्वालिटी का मटेरियल लगाएं, जिससे कि चीजें बार बार खराब ना हो, और जी निरंतर चीजों के रख रखाव का ध्यान रखना होगा। जी नहीं, जब आप जैसे गुणी लोग मंदिर में पूजा करने जा रहे हो और उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़े और कहीं ना कहीं दिक्कत तो होती है, लेकिन ऐसे में क्या ये प्राकृतिक आपदा है या फिर किसी की हुई आपदा थी ये, सर? ये तो बेसिकली मुझे क्या लगता है कि इसमें रोड जो है वो अभी इसमें डामरीकरण का कार्य नहीं हुआ था,
और चूंकि ये डामरीकरण नहीं हुआ था और तेज बारिश थी, तो बारिश का कहीं कहीं पे रुकाव हुआ और रुकाव के कारण कीचड़ हुआ, और जिस कारण लोगों की गाड़ी फंस गई। पर ये इसमें किसका दोष है? ये मेरे नहीं, मैं सर राजनीतिक, देखिए सर, मैं राजनीतिक के तौर पर आपको नहीं पूछ रहा, मैं तो एक समस्या आपके सामने आई थी उस पर मैं जिक्र कर रहा था। क्योंकि देखिए, आप जैसे महान आदमी, क्योंकि बिरला ही पैदा होते हैं हमारे उत्तराखंड में, आप उनमें से एक विभूति, महाविभूति है, हमारे उत्तराखंड के धरोहर हैं, क्योंकि आपने उत्तराखंड के लिए इतना बड़ा काम किया है और उत्तराखंड की जनता आप पर नाज करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले समय में उत्तराखंड को अग्रिम दृष्टि में ले जाने के लिए, जैसे पुष्कर सिंह धामी जी कहते हैं कि आने वाला जो दशक होगा उत्तराखंड का होगा, तो ऐसे में आप जैसे लोगों की बहुत ज्यादा भूमिका होती है सर उत्तराखंड को प्रथम बनाने में। तो उत्तराखंड की नेताओं को भी संदेश क्या कहेंगे? जी, मुझे लगता है कि ये केवल नेताओं के लिए नहीं, ये सब हम सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है कि नेता तो नीति लेके आएगा, बट उस पर जो रोड बनाते हैं या उस पर जो भी काम करते हैं वो लोकल के ही लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस ये बात कहना है कि जी ये इस नेता की वजह से हुआ, ये सरकार की वजह से हुआ, उससे बेहतर है कि सभी लोग अगर जिम्मेदारी से काम करें तो मुझे लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मुझे लगता है कि जो रोड बनाता है, जो रोड का रख रखाव करता है, जो लोकल लोग हैं जो कि इस रोड का उपयोग करते हैं, उसको अगर जिम्मेदारी से काम करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा। अगर रादर देन हम किसी एक दूसरे को ब्लेम करें, इस ब्लेम गेम को छोड़ के अगर सभी लोग एक अच्छे अच्छे मन से, जी, तो ये सब चीजें पहलू से चले। जी 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 बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, आपके कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि आप निरंतर ऐसे लोगों की सेवा करें और आगे बढ़ते जाएं। आपने बहुत कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीमांत क्षेत्र से ही हूँ और मुझे लगता है कि अगर मेरा कोई उपयोग कर सकता है सीमांत क्षेत्र की किसी भलाई की, तो मैं हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहूंगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।